हेलो बच्चा लोग, आज मैं आपके साथ सांख्यिकी की बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करूंगा जो है एक परिचय चैप्टर। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 1 और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सांख्यिकी क्या होता है। उसको चालू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी क्लास 11th के अंदर अगर मैं बताऊं तो किसी किसी स्कूल में सांख्यिकी है, किसी स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में तो कभी कभी कहीं पर इंडियन इको होती है, बट कोई बात नहीं, वो जहां की भी हो, लेकिन सांख्यिकी जो है वो क्लास 11th में है। तो उसका हिंदी मीडियम में आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अर्थशास्त्र कौन था, कौन लेके आया था, वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसी के बारे में बेसिक बता दूं, देन उसके बाद हम अपने टॉपिक पे लौटेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र को हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो ये अर्थशास्त्र जो वर्ड है, ये सबसे पहले किसने दिया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सबसे पहले इस टर्म का जो यूज किया था वो चाणक्य ने किया था, आज से 2300 साल पहले। आप लगभग कह सकते हो 250 बीसी पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। लेकिन उनको इतनी ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई अपनी बुक के लिए। अर्थशास्त्र का जहां पे नाम मतलब भी यही होता है, जहां पर किसका अध्ययन किया जाता है, धन का अध्ययन किया जाता है। अर्थ का शास्त्र, धन का अध्ययन करना होता है। तो ये उन्होंने बोला था, लेकिन उनको पहचान ना मिलने के बाद 1776 में ज्यादा पहचान मिल पाई किसको, एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ ने इसके ऊपर अपनी एक इवन पूरी बुक लिखी। और क्या बोला उन्होंने बोला अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मतलब उसी चीज को उन्होंने बाद में जाके और डिफाइन कर दिया। तो इसी वजह से एडम स्मिथ को क्या बोला गया, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के फादर भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें आई। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं। तो सांख्यिकी एक्चुअली में इकोनॉमिक्स का पार्ट है भी और नहीं भी। सांख्यिकी अलग से एक सब्जेक्ट है, बट कोई बात नहीं, याद रखना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं सांख्यिकी के फादर की बात करूं तो गॉटफ्राइड नाम से एक व्यक्ति है, उनको सांख्यिकी क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। डिस्कस करेंगे, कहीं पर टॉपिक आएगा। अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहले उपभोक्ता कौन होता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उत्पादक कौन होता है ये डिस्कस करेंगे। विनिमय का अर्थ क्या होता है बेटा, वो डिस्कस करेंगे। वितरण और दुर्लभता क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। साथ ही इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हम डिस्कस करेंगे सांख्यिकी क्या है, संग्रहण कैसे करते हैं, संकलन क्या होता है, प्रस्तुतिकरण क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है और निर्वचन क्या होता है। तो जैसा कि बुक में दिया हुआ, जैसा मैंने भी बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। और अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, धन का शास्त्र, बोले तो धन का अध्ययन करना। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं ताकि आपकी इकोनॉमिक्स समझने में क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो सबसे पहली चीज तो आ रही है खुद अर्थशास्त्र का अर्थ। देखना जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, तो सिंपल सा मीनिंग, कोई भी पूछे आपसे यही बताना है कि कैसे सीमित साधनों से, साधन क्या हमारे पास सीमित है और आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जो साधन है वो क्या है, सीमित, और जो आवश्यकता या वांट्स हैं, आवश्यकता या वांट्स हैं वो क्या है, असीमित। तो कैसे सीमित साधनों से अपनी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, यही अर्थशास्त्र है। देखो यहां बोल रहा है, कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों, मतलब कैसे अपने दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करता है, जिससे उसे क्या मिल सके, ज्यादा उसकी संतुष्टि पूरी हो सके, वो डिस्कस करता है। वो क्या है, अर्थशास्त्र। साथ ही यहाँ पे ये भी बोला, तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों को कैसे होगा, ये भी किसके अंदर बताया जाता है, अर्थशास्त्र। तो अगर सिंपली आपसे कोई पूछे बेटा अर्थशास्त्र का अर्थ बताओ, तो बता देना सीमित साधनों से असीमित इच्छाओं को पूरे करने की कला क्या है, अर्थशास्त्र है। अब जब इस अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स भी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, सांख्यिकी की बुक हम कर रहे हैं, बट उसके अंदर बेसिक बातें वो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता हर वो व्यक्ति है जो अपनी जरूरतों के लिए पैसे खर्च करता है और सामान खरीदता है। अब सामान चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके लिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा व्यय करके वस्तु और सेवाओं को क्या करता है, भोग करता है। यहाँ पर वो वस्तुओं को भी खरीद सकता है और सेवाओं को भी खरीद सकता है। याद रखना, वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है,
जैसे ये फोन एक वस्तु है, आपकी टेबल एक वस्तु है, आपकी किताब एक वस्तु है, लेकिन मेरा पढ़ाना एक वस्तु नहीं है, वो एक सेवा है। तो मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो आपने उसका कितना प्रयोग किया, मतलब उसे देख नहीं सकते आप, ठीक है, तो वो क्या है, एक सेवा है। तो हम बस में बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वो क्या है, सेवा है। तो ठीक है, अच्छा तुम यहाँ पर मान लो मेरे से ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो तुम कौन हो गए, उपभोक्ता, क्या ले रहे हो, सेवा। लेकिन मैं कौन हुआ जी, मैं हुआ उत्पादक। उत्पादक वो व्यक्ति होता है जो आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। आय के सर्जन के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हम उत्पादक बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक चीज आ रही है यहाँ पे, सेवा प्रदाता और सेवा धारक। जरा ध्यान समझना, मान लीजिए मैं जो कोचिंग पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ पढ़ा रहा हूँ, आईटी क्लासेस पे पढ़ा रहा हूँ एज इकोनॉमिक्स टीचर, और ये क्या है, हम रवि सर हैं, ठीक है, जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ाते हैं। तो जो आईआईटी क्लासेस है वो लोगों को क्या देता है, ट्यूशन देता है, और रवि सर यहाँ से फीस लेकर यहाँ पर पढ़ाने जाते हैं। तो रवि सर क्या हुए, रवि सर हुए सेवा धारक। मैं पैसे लेकर, फीस लेकर आईटी क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए या संस्था के लिए कार्य करता है और उसके बदले क्या प्राप्त करता है, मजदूरी तथा वेतन प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं सेवा धारक। तो रवि सर क्या हो गए, सेवा धारक। लेकिन वहीं आईटी क्लास, वह जो किसी भुगतान के बदले किसी किस्म की सेवा प्रदान करता है। मान लो आईआईटी क्लास आपको क्या कर रहा है, पैसे दो और इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ लो, तो वो क्या हो गया, सेवा प्रदाता हो गया। ये यहाँ पर संस्था मैंने बता दी, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, गतिविधि। याद रखना, हमारे आसपास बहुत सारी क्या हो रही हैं, क्रियाएं। कोई ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिसका लेना देना धन से, कोई ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिसका धन से कोई लेना देना नहीं है। मान लो एक व्यक्ति है, वो बैठ के लूडो खेल रहा है, तो धन से लेना देना नहीं है उसका। एक व्यक्ति है जो शॉप पर सामान बेच रहा है, तो पैसे अर्जित करने के लिए कर रहा है। एक व्यक्ति है, मान लीजिए तुम्हारी मम्मी है, वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है बिना धन के लिए। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे आसपास, उनको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक होता है आर्थिक क्रिया और एक होती है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो क्रिया जिसका लेना देना किससे हो गया, पैसे से हो गया, पैसा से हो गया। और गैर आर्थिक क्रिया वे क्रिया हो गई जिसका लेना देना पैसों से नहीं है। तो डेफिनेशन देखो, वे सभी गतिविधियां या क्रियाएं जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवास में वृद्धि करती है, मतलब जिससे आय घटती या बढ़ती है, वो आर्थिक क्रिया है। एग्जाम्पल के लिए कोई उत्पादन करना, भोग करना, किसी व्यक्ति का सामान बेचना, बनाना। गैर आर्थिक क्रिया क्या है, गैर आर्थिक क्रिया ऐसी होती है जिनका लेना देना धन से नहीं होता है, जैसा कि आपका मम्मी का आपके लिए खाना बनाना, किसी का व्यक्ति का डोनेशन करना, कौन सा, रक्तदान करना। तो ये सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। याद रखना, एक बहुत फेमस एग्जांपल है, एक स्कूल के टीचर का अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि उसे सैलरी तो लेगा नहीं, उसे फीस तो लेगा नहीं, तो वो क्या है, एक गैर आर्थिक क्रिया है। इसी के अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पर, दुर्लभता। क्या होता है बेटा, दुर्लभता का मतलब अगर सिंपल सा बोलूं तो किसी चीज की क्या होता है, कमी होता है। तो आप मान के चलो इसको समझाने के लिए कि 2 दिन से आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही, और लाइट नहीं आ रही तो पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है, एक दिन गुजर गया, लेकिन दूसरा दिन आया तो पानी की किल्लत होने लगी। अब आप देख रहे हैं कि पानी की जो मांग है वो आपकी बहुत ज्यादा है, पानी आपको चाहिए ज्यादा, लेकिन पानी की जो पूर्ति है वो आपके पास क्या है, लिमिटेड है। तो ऐसी स्थिति जब मांग ज्यादा हो रही है लेकिन पूर्ति कम हो रही है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं बेटा, दुर्लभता। ऐसी अभी आपके पास पैसों का है, आपके पास पैसों की दुर्लभता है, जितनी आपकी पैसों की मांग है ना, उतनी पैसे आपके पास है नहीं, तो हम कह सकते हैं पैसे की क्या है आपके पास, दुर्लभता। दुर्लभता से प्राय उस अवस्था से जिसमें किसी वस्तु या सेवा या संसाधन पूर्ति के लिए मांग की तुलना में कम होते हैं। सही बात है, कुछ जो भी संसाधन है वो उपलब्ध है, वो कम है, किसके कंपेयर में, मांग के कंपेयर में। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है, क्या कि दुर्लभता और चयन में क्या संबंध है। एक होता है दुर्लभता और चयन में क्या संबंध है। ध्यान रखना, चयन को आर्थिक समस्या बोलते हैं, इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे डिटेल में। दुर्लभता का मतलब होता है किसी चीज की कमी, और जब भी हमारे पास किसी चीज की कमी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास जमीन की कमी है तभी तो हम चयन करके उस पर रह रहे हैं, नहीं तो फैक्ट्री लगा लेते हैं। हमारे पास पैसे की कमी है तभी तो चयन करके देख रहे हैं कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं। तो जब जब किसी चीज की दुर्लभता होगी तो तब तब क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये आज के टॉपिक में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए। ये मेरी तरफ से मान के चलिए पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। कमेंट में जाके यहां पर आपको बोलना है कि सर इसका पार्ट 2 बना दो। कहां बोलना है जाके, ये नंबर दिख रहा है आपको, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दो और हाई करके बोल दो सर
सांख्यिकी का पार्ट 2 बना दो। यदि 10 लोगों की रिक्वेस्ट आती है बनाने के लिए तो उसका पार्ट 2 बनाऊंगा और इसके आगे के जितने चैप्टर है वो भी बना दूंगा। अगर डिमांड नहीं आई तो फिर मैं सोचता हूँ क्लास 12th के ही लेक्चर बना लूंगा। तो फटाफट कमेंट करके वो जब मुझे बताओ और व्हाट्सएप करके बताओ कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है। तब तक के लिए थैंक यू टाटा, बाय बाय।